अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करें एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 विच इज़ सर्कुलेटरी रिस्पॉन्सेस टू द एक्सरसाइज। कि एक्सरसाइज के रिस्पॉन्स में सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह से जो है वो फंक्शन करता है। सबसे पहले तो ये कि हम वेरी फर्स्ट डे से ये पढ़ते आ रहे हैं कि बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो किससे रिलेटेड हैं, टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इज़ द कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। तो आपकी बॉडी जो है वो फंक्शन करती है कि आपकी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट रखा जाए। इस तरह से आपकी बॉडी जो है वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है। अच्छा जी, अब जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो इंक्रीज़ हो जाती है मस्कुलर डिमांड, ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की, आपका वर्क रेट बढ़ जाता है, आपकी एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। और फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ये वर्क करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वो एनर्जी आपकी कहाँ से आती है? आपके न्यूट्रिएंट्स के मेटाबॉलिज्म से आती है। तो एक्सरसाइज के दौरान आपका जो बॉडी है उसके ऊपर एक स्ट्रेस बढ़ जाता है। उस स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में भी बॉडी जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने की कोशिश करती है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने की कोशिश करती है। अब जो आपके डिमांड है वो बढ़ गई है वर्किंग स्टेट के ऊपर या एक्सरसाइज के दौरान। वो इंक्रीज़ इन डिमांड आपकी न्यूट्रिएंट्स की हो या ऑक्सीजन की सप्लाई की हो। इस इंक्रीज डिमांड के रिस्पॉन्स में बॉडी का जो सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उसके ऊपर भी स्ट्रेस आता है, क्योंकि उसने ज़्यादा सप्लाई प्रोवाइड करनी है न्यूट्रिएंट्स की भी और ऑक्सीजन की भी। और इसी तरह से इंक्रीज़ आपका मेटाबॉलिक रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो भी बढ़ गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेटाबॉलिज्म बन रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस या ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, तो फिर उसको जो है वो रिमूव करना है। इंक्रीज़ हो गई डिमांड, स्ट्रेस बढ़ गया, तो आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर भी स्ट्रेस बढ़ गया। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो आपका बेसिकली ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन से इन्वॉल्व है। वो ट्रांसपोर्टेशन आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, और इसी तरह से टिश्यू से वेस्ट मेटाबॉलिज्म को जो है आपके लेकर जाना है। अच्छा जी, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ मिलकर काम करते हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका गैशियस एक्सचेंज के साथ इन्वॉल्व है और जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के साथ इन्वॉल्व है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैशियस एक्सचेंज होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से बॉडी के अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से वापस एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर दी जाएगी। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है और ये इंक्रीज़ हो जाएगी ड्यूरिंग द वर्क। अच्छा जी, और इसी के साथ जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, उसका फंक्शन भी जो है वो आपका बढ़ जाता है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। किस तरह से होता है? ये एक यूनिट के तौर पे काम करता है। इसको हम कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम आपकी इंक्रीज एक्सचेंज हो जाएगी और आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या है कि ज़्यादा जल्दी हार्ट जो है वो पंप करेगा ब्लड को टू द पार्ट ऑफ द बॉडी। अब इस इंक्रीज्ड ऑक्सीजन डिमांड को किस तरह से फुलफ़िल किया जाता है? दो तरीके होते हैं। एक, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाती है, यानी आपका हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट पे जितनी दफ़ा पंप कर रहा है ब्लड को वो ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल अगर हम पढ़ते हैं कि 72 टाइम्स इन अ मिनट बीट करता है, तो फिर आपका जो कार्डिक आउटपुट है वो इंक्रीज़ कर जाता है ड्यूरिंग द वर्क या ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। और इसी तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड होती है कि बॉडी के उन पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ब्लड जो है वो कम कर दिया जाता है, ब्लड का फ्लो कम कर दिया जाता है जो नॉन एक्सरसाइजिंग पार्ट होते हैं, और वहाँ से ब्लड जो है वो सप्लाई किया जाता है मोर टू द एक्टिव स्केलेटल मसल्स। इस तरह से हमारा जो है वो बॉडी एडजस्ट करती है टू इंक्रीज़ इन डिमांड या स्ट्रेस को। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो इस तरह से जो आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ जाता है और आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, कार्डिक आउटपुट बढ़ जाती है और रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम की किस तरह से। इसमें दो चीज़ें हैं। एक पंप है आपका जिसको हम हार्ट कहते हैं, जो पंपिंग एक्शन करता है, यानी ब्लड को जो है वो पंप करेगा फ्रॉम हार्ट इनटू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और इसी तरह से वेसल्स हैं, ट्यूब्स हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि आपका ब्लड को लेकर जाएंगे और लेकर आएंगे।
हार्ट अब हमें पता है कि पंपिंग ऑर्गन है, ये आपकी थोरेसिक कैविटी के अंदर पड़ा हुआ होता है। इसका मस्कुलेचर हम थोड़ी देर में देख लेंगे, और उसके साथ हमने कहा कि कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है या वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को लेकर आने और जाने का काम करती हैं। तो आर्टरीज हमारे पास वो वेसल्स हैं जो ब्लड को लेकर जाती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और ये लेकर जाती हैं ब्लड को हार्ट से टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मेन आर्टरीज होती हैं, उसके बाद आर्टरीज डिवाइड होती रहती हैं इनटू द आर्टरियोल्स, डायमीटर कम हो जाता है, ठीक है। आर्टरियोल्स डिवाइड होती हैं इनटू द कैपिलरीज। कैपिलरीज जो हैं वो हमारे पास स्मॉलेस्ट वेसल्स हैं, सिंगल सेल्ड वेसल्स होती हैं, ठीक है। और जैसे हम आर्टरीज के अंदर एनाटमी में 3 लेयर्स या 3 वॉल्स पढ़ कर आए थे, कैपिलरीज के अंदर इस तरह से हमारे पास सिंगल वॉल होती है, ठीक है। और ये बहुत एक्सटेंसिव अमाउंट में पाई जाती हैं ब्लड के अंदर, और ये छोटी छोटी होती हैं, डाइल्यूट होती हैं, और यहाँ पर ही एक्सचेंज का काम हो रहा होता है। यानी आर्टरीज आर्टेरियोल्स के अंदर, आर्टेरियोल्स कैपिलरीज के अंदर, कैपिलरीज सिंगल वॉल्ड है, यहाँ पर एक्सचेंज ईजीली हो जाता है। आपका ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से टिश्यूज़ के अंदर डिफ्यूज़ कर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज़ से वापस ब्लड के अंदर आ जाएगी, और इसी तरह से न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज भी कैपिलरीज के लेवल पर होता है। सो कैपिलरीज जो है वो ब्लड पासिस फ्रॉम द कैपिलरी बेड्स टू द स्मॉल वेन्यूल्स नोन एज वेन्यूल्स। अब कैपिलरीज अपने अंदर जो ब्लड है वो अपनी से बड़ी वेसल्स वेन्यूल्स में डाल देगा, ये वेन्यूल्स मिलती जाएंगी और वेन्स बन जाएंगी। इस तरह से ये वेन्स सुपीरियर वेना कवा एंड इन्फीरियर वेना कवा में ओपन होंगी और ये ब्लड को ड्रेन कर देंगी इनटू द राइट साइड ऑफ द हार्ट, जो कि आपका मिक्स्ड वीनस ब्लड भी कहलाता है, क्योंकि इसमें बॉडी के हर पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर आकर ड्रेन कर दिया जाता है। अच्छा जी, ये ऑर्गेनाइजेशन हो गई। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट के बारे में, कि हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्स के अंदर डिवाइड किया गया है, और इसका हम डबल पंप भी बोलते हैं, यानी राइट साइड को हम राइट पंप बोल देंगे और लेफ़्ट साइड को हम लेफ़्ट पंप बोल देंगे। 4 चैम्बर्स हैं, ऊपर 2 एट्रिया पड़े हुए होते हैं, राइट एट्रिया लेफ़्ट एट्रिया, और एट्रियम सिंगुलर है, और नीचे जो है वो वेंट्रिकल पड़े हुए होते हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल। सो राइट साइड को राइट पंप कह देंगे, लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट पंप कह देंगे, जो कि बनता है बाय द लेफ़्ट एट्रियम एंड द लेफ़्ट वेंट्रिकल। राइट साइड एंड लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी को हम जो है वो डिवाइड करते हैं, यानी सेपरेशन हुई हुई है, कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं बाय द मस्कुलर वॉल, और उस मस्कुलर वॉल को हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। ये सेप्टम बेसिकली ब्लड के मिक्सिंग को प्रिवेंट करने से बचाता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि राइट साइड ऑफ द बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था सारी बॉडी से राइट एट्रियम के अंदर, वो ब्लड जो है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर डाल दिया जाएगा। ये राइट वेंट्रिकल क्योंकि पंप है, ये ब्लड को पंप करेगा फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स, वहाँ से ये ऑक्सीजनेट होगा। ऑक्सीजनेट होने के बाद ये आपके लेफ़्ट एट्रियम में आएगा, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल इसको पंप करेगा टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, इस तरह से ब्लड की मूवमेंट होती है हार्ट के अंदर, एट्रिया से वेंट्रिकल्स में, और फिर वेंट्रिकल्स से आपकी ब्लड जो है वो पंप किया जाता है इनटू द आर्टरीज। अब ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो है जितना भी हमने देखा है, ठीक है। ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो, एट्रिया से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में आपकी आर्टरीज, वो आपकी पल्मोनरी आर्टरी हो या एओर्टा हो। ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो पॉसिबल होता है आपके वेल्व की वजह से। वेल्व जो हैं वो आपके एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होते हैं, ठीक है, और इसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलेंगे, जो कि राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व होगा, यानी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होगा। इसको इस तरह से मैंने याद रखा हुआ है, ट्राई में भी आर आता है और राइट भी में भी आर आता है, तो राइट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर जो वाल्व है उसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। लेफ़्ट वाली में जो होगा वो बाइकस्पिड वाल्व है, यानी लेफ़्ट एट्रियम को लेफ़्ट वेंट्रिकल्स के बीच में जो वाल्व है वो बाइकस्पिड वाल्व है। इसी तरह से वेंट्रिकल्स से जब ब्लड आर्टरीज़ में जाता है तो वहाँ पे भी वाल्व लगे होंगे जो वापस ब्लड को आर्टरीज से वेंट्रिकल में जाने से बचाएगा। दीज आर नोन एज पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व्स एंड द एओर्टिक सेमील्यूनर वाल्व्स। अब नाम से पता चल रहा है पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व्स वो होंगे जो आपके पल्मोनरी वेसल्स के अंदर लगे हुए होंगे, जो हार्ट को
वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन से आपका पल्मोनरी वेसल्स से हार्ट के अंदर वापस जाने से बचाएंगे। और इसी तरह से एओर्टिक सेमिलुनर वाल्व्स वो वाल्व्स होंगे जो ब्लड को एओर्टा से वापस वेंट्रिकल के अंदर जाने से बचाएंगे, लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर जाने से बचाएंगे। अब हम दो तरह की सर्कुलेशंस देखते हैं, क्योंकि हमने भी देखा कि हार्ट जो है वो डबल पंप के तौर पर काम करता है, ठीक है, डुअल पंप है। तो यहाँ पे हमारे पास दो सर्किट्स बनते हैं, एक पल्मोनरी सर्किट है और एक सिस्टेमिक सर्किट है। पल्मोनरी सर्किट वो सर्किट होगा, छोटा सा सर्किट है, और इसके अंदर जो सर्कुलेशन होगी उसको हम, यानी इसके अंदर जो ब्लड फ्लो करेगा उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोल देंगे। बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी के अंदर है, वही ब्लड बार बार जो है वो सर्कुलेट करता जा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब दो तरह की जो सर्कुलेशंस हैं वो क्या हैं, राइट साइड की यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन। सबसे पहले हम देखते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, कि जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होती है, क्योंकि वो ब्लड जो है वो सारी बॉडी से घूम फिर के आया हुआ होता है, एक्सचेंज करा के आया हुआ होता है, ठीक है। सारी बॉडी से आने वाला ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से होता हुआ आपकी राइट साइड यानी राइट एट्रियम में आता है। ये राइट एट्रियम जो है वो आपके ट्राइकस्पिड वाल्व से आपकी राइट वेंट्रिकल में आता है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जो है वो पंप कर दिया जाता है टू द लंग्स। वहाँ पर लंग्स में पहुँचने के बाद इस ब्लड की ऑक्सीजनेशन होती है, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ कर दी जाती है, जो एक्सेसिव अमाउंट के अंदर होती है, और ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट से जो एब्जॉर्ब की जाती है वो ब्लड के अंदर आ जाती है। इस तरह से ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट हो जाता है। नाउ दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ ट्रांसपोर्टेड थ्रू द पल्मोनरी वेन इनटू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। वहाँ से ये लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आती है बाइकस्पिड वाल्व से, ठीक है। और फिर ये जो आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल है ये पंप करता है ब्लड को इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये हमारे पास दो सर्कुलेशंस हैं, वेंट्रिकुलर पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी छोटी सी है, सिस्टेमिक बड़ी है, ये हम पहले भी एनाटॉमी में पढ़ा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हार्ट। हार्ट जो है वो हमारे पास अब क्या है, पंपिंग एक्शन है, आपका वो ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर जो मसल्स हैं वो कार्डियक मसल्स हैं, जो कि इंटरमीडिएट करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं बिटवीन द स्मूथ एंड द कार्डियक मसल्स। इसके अंदर भी अगेन उसी तरह से हमारे पास सबसे अंदर जो होगी वो एंडोकार्डियम होगी, उसके बाद मस्कुलर लेयर होगी जिसे हम मायोकार्डियम बोलेंगे, ठीक है। और मायोकार्डियम ही है जो आपकी वो मसल है जो आप मतलब कार्डियक मसल से मिलकर बनी होती है। मायोकार्डियम वो लेयर है जो मसल्स से मिलकर बनी हुई होती है, और उसके अंदर जो लेयर है उसको हम एंडोकार्डियम बोलते हैं। मायोकार्डियम से जो बाहर वाली लेयर है उसे हम एपिकार्डियम बोलते हैं। इस तरह से हमारे पास 3 लेयर्स हमने पढ़ ली, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम सबसे अंदर वाली जो है एपिथेलियल टिश्यू होगी, उसके बाहर मतलब डीप टू सुपरफिशियल हम जा रहे हैं या इनसाइड टू आउटसाइड जा रहे हैं। सबसे अंदर एंडोकार्डियम, फिर मायोकार्डियम, फिर एपिकार्डियम। मायोकार्डियम लेयर जो है वो आपके कार्डियक मसल से मिलकर बनी हुई होती है। अब कार्डियक मसल्स हैं तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो आपकी अलाउ करेगी हार्ट मसल को टू पंप द ब्लड एंड फोर्स द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। अब खुद मायोकार्डियम क्योंकि मसल्स हैं उसको अपनी इस पंपिंग एक्शन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और एनर्जी उसको ब्लड के थ्रू सप्लाई की जाएगी, एक्सचेंज होगा, ब्लड से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मायोकार्डियम के अंदर आएंगे, उनका मेटाबॉलिज्म होगा, और मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो वापस ब्लड के अंदर जाएंगे। क्योंकि मायोकार्डियम खुद लिविंग टिश्यू है तो उसको खुद की ब्लड सप्लाई भी रिक्वायर्ड होगी, तो खुद जो ब्लड के मसल्स को सप्लाई किया जाएगा वो राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू ब्लड सप्लाई किया जाएगा, विच इज़ द ब्रांच ऑफ द एओर्टा, और ये एनसर्कल करता है हार्ट को। इस तरह से जो अपनी मायोकार्डियम की ब्लड सप्लाई है वो राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, और इसी तरह से जो इसकी वेन्स होंगी वो आर्टरीज़ को फॉलो करेंगी, ठीक है। और वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ड्रेन कर दिया जाएगा इनटू द कोरोनरी साइनस, जो कि राइट एट्रियम में खुलेगा।
ठीक है, यानी ब्लड जो है वो कार्डिक मसल्स को भी सप्लाई करेगी। अब ये जो कांस्टेंट ब्लड सप्लाई है टू द हार्ट मसल्स इटसेल्फ, ये बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि रेस्ट के ऊपर भी हार्ट की जो डिमांड है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की वो ज़्यादा होती है। व्हेन कोरोनरी ब्लड फ्लो इज़ डिसरप्टेड ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द कोरोनरी ब्लड वेसल्स फॉर मोर देन सेवरल मिनट्स परमानेंट डैमेज टू द हार्ट अकर्स। यानी अगर, क्योंकि वो लिविंग टिश्यू है, उसको भी थोड़ी देर के लिए अगर ब्लड की सप्लाई में इंटरप्शन आ जाएगी तो वो टिश्यूज़ डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, उनकी इंजरी जो है वो लीड करेगी। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह की जो है ना वो कितनी देर के लिए आपका ब्लड जो है वो नहीं आया। अगर तो और जब डैमेज होता है तो उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है कि मायोकार्डियम यानी टिश्यू ऑफ द हार्ट को ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं आ रही। अब ये दो तरह के माइल्ड हो सकते हैं और मेजर हो सकता है। माइल्ड हार्ट अटैक में क्या होता है कि सिर्फ माइनर सा डैमेज होता है स्मॉल पोर्शन ऑफ द हार्ट मसल्स को, जबकि मेजर हार्ट अटैक में आपका डिस्ट्रॉय जो है वो लार्ज नंबर ऑफ हार्ट मसल्स को होता है। हमारे पास एविडेंस जो है वो स्ट्रॉन्गली इंडिकेट करता है कि एक्सरसाइज जो है वो आपके कार्डिक प्रोटेक्शन को इंट्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग एन हार्ट अटैक। यानी जब आपकी एंड्योरेंस ट्रेनिंग हुई होती है तो आपके कार्डिक मसल्स जो हैं वो इतने ट्रेन हुए हुए होते हैं कि वो ड्यूरिंग द हार्ट अटैक आपके कार्डिक मसल्स को डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंट किस्म के डिफरेंसेस बिटवीन द स्केलेटल मसल्स एंड द कार्डिक मसल्स एंड द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द कार्डिक मसल्स एंड द स्केलेटल मसल्स। हमने 3 लेयर्स पढ़ी, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम। एंडोकार्डियम हमारे पास एंडोथेलियल टिश्यूज से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है, और ये प्रोटेक्ट करती है इनर लाइनिंग ऑफ द चैम्बर्स एंड द वेल्स। सबसे अंदर वाली जो है वो एंडोकार्डियम है। उसके बाद हमारे पास ये जो आपको रेड कलर की नज़र आ रही है, दिस इज़ द मायोकार्डियम, जो कि कार्डिक मसल्स से मिलकर बनी हुई होती है और ये कॉन्ट्रैक्शन को प्रोवाइड करती है, यानी कॉन्ट्रैक्शन करती है कार्डिक मसल्स की, जिसके रिस्पॉन्स में पंपिंग एक्शन ऑफ द ब्लड जो है वो मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट इज़ एपिकार्डियम। एपिकार्डियम जो है वो सीरस मेम्ब्रेन है और ये इंक्लूड की हुई होती है ब्लड कैपिलरीज को, लिम्फ को एंड नर्व फाइबर्स को। इसके अंदर हमारे पास 2 होती हैं, एक फाइब्रस लेयर होती है और एक सीरस एपिकार्डियम होती है। इन दोनों के बीच में एक स्पेस होती है जिसको हम पेरिकार्डियल स्पेस या पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं, जो कि फिल्ड होती है विद द फ्लूइड। अब हम देख रहे हैं सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द कार्डिक मसल्स एंड द स्केलेटल मसल्स। सबसे पहले तो कार्डिक मसल्स सबसे पहले हम डिफरेंसेस देखेंगे। द डिफरेंसेस, सबसे पहला डिफरेंस जो है वो इंटरकलेटेड डिस्क का आता है कि इंटरकलेटेड डिस्क्स जो हैं वो हमारे पास कार्डिक मसल्स के अंदर होती हैं जबकि स्केलेटल मसल्स के अंदर नहीं होती हैं। और ये इंटरकलेटेड डिस्क्स जो हैं वो क्या होती हैं, कनेक्शन होती है बिटवीन द कनेक्टेड कार्डिक मसल्स। इसमें ये होता है कि अगर एक कार्डिक मसल जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू एक्टिवेट हो गया हुआ है तो ये इम्पल्स जो है वो ट्रेवल की जाती है फ्रॉम दैट कार्डिक मसल टू द कनेक्टिंग मसल्स टू द अदर कनेक्टिंग कार्डिक मसल्स कनेक्टेड विद द इंटरकलेटेड डिस्क्स। तो ये इंटरकलेटेड डिस्क्स जो हैं वो अलाउ करती हैं आयंस को टू क्रॉस फ्रॉम वन कार्डिक मसल फाइबर टू अनदर। इस तरह से अगर डीपोलराइजेशन होगी, कॉन्ट्रैक्शन की तरफ एक कार्डिक मसल लीड करेगा तो सारे जो कनेक्टिंग हार्ट फाइबर्स हैं वो भी एक्साइट हो जाएंगे और वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एज ए यूनिट। अच्छा जी, अब हम ये देख कर आए थे कि हार्ट की एट्रिया और वेंट्रिकल्स जो हैं वो इंटरमस्कुलर वॉल के थ्रू सेपरेट की जाती हैं। तो अगर आपका एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा, ये एट्रिया में जो आपकी नर्व इम्पल्स है वो आई हुई है, तो ये नर्व इम्पल्स एट्रिया से वेंट्रिकल में ट्रैवल नहीं करेगी क्योंकि वहाँ पर इंटरमस्कुलर सेप्टम होगा। तो एट्रिया अलग से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल अलग से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एक और जो मेजर डिफरेंस है, सबसे पहले हमने इंटरकलेटेड डिस्क का डिफरेंस देख लिया बिटवीन द स्केलेटल एंड कार्डिक मसल। अब हम ये देख रहे हैं कि ह्यूमन हार्ट फाइबर्स जो हैं वो डिफरेंट फाइबर टाइप्स के अंदर डिवाइड नहीं हुए हुए।
ठीक है। जो आपके वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम है उसको हम कह देते हैं कि ये आपके जो स्लो ट्विच फाइबर है कार्डिक मसल की उससे रिजेंबल करते हैं। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो कार्डिक मसल्स हैं वो हाईली एरोबिक होते हैं एंड दे कंटेन द लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। However, the cardiac muscle fibers contain many more mitochondria than the type 1 slow twitch fibers. यानी आपके जो मायोकार्डियम वेंट्रिकुलर के मसल्स हैं वो आपके रिजेंबल करते हैं विद द स्लो ट्विच फाइबर्स ऑफ द स्केलेटल मसल्स, जिसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा होती है और लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। लेकिन जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है वो ज़्यादा होंगे फ्रॉम द स्लो ट्विच फाइबर्स। एक फाइनल डिफरेंस बिटवीन द कार्डिक मसल्स एंड स्केलेटल मसल इज़ द एबिलिटी टू रिकवर फॉलोइंग एन इंजरी टू द मस्कुलर फाइबर्स। अब हम मसल फाइबर्स के अंदर ये देख कर आए थे कि मसल फाइबर्स के अंदर सैटेलाइट सेल्स होते हैं जो कि उसकी रीजनरेटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। कार्डिक मसल के अंदर ये सैटेलाइट सेल्स नहीं होते, इस वजह से अगर कार्डिक मसल्स के अंदर इंजरी हो जाए तो फिर जो है वो आपका रीजनरेशन की एबिलिटी जो है वो नहीं होती, क्योंकि दे लैक द सैटेलाइट मसल्स। उसके बाद हम बात करते हैं सिमिलैरिटीज़ की। What are the similarities between the cardiac muscles and the skeletal muscles? सबसे पहले तो दोनों ये स्ट्रिएटेड मसल्स होंगे, लाइट एंड डार्क बैंड्स अपीयर होंगे, इनकी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स एक्टिन मायोसिन दोनों में होंगी, ठीक है। और इनको कैल्शियम रिक्वायर्ड होगा टू एक्टिवेट द मायोफिलामेंट्स। इनकी दोनों की कॉन्ट्रैक्शन जो होगी वो सेम मैकेनिज्म के थ्रू होगी विच इज़ नोन एज स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल क्या था कि एक्शन पोटेंशियल के रिस्पॉन्स में जो आपके कैल्शियम आइंस हैं वो स्टोर्स से निकल आते हैं, जो कि आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर हैं उसमें स्टोर किए जाते हैं, वहाँ से ये निकल आते हैं। ये आकर जो है वो आपके एक प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाते हैं। उसकी बाइंडिंग के रिज़ल्ट में एक्टिन एंड मायोसिन जो है वो बाइंड करते हैं और स्लाइड कर जाते हैं फ्रॉम वन अनदर, और इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो आपकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म के थ्रू कार्डिक एंड स्केलेटल मसल्स दोनों में सेम तरीके से होती है। अब ये हमारे पास टेबल है जो कि आपकी स्ट्रक्चरल कंपैरिजन बिटवीन द कार्डिक एंड स्केलेटल मसल एंड फंक्शनल कंपैरिजन बिटवीन द कार्डिक एंड स्केलेटल मसल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें हमने देख लिया कि आपके जो हार्ट मसल्स हैं डिफरेंसेस ऊपर दिए हुए हैं, नीचे पहले स्ट्रक्चर वाइज दिया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन दोनों में होंगी। मसल फाइबर्स जो होंगे वो शॉर्टर होंगे हार्ट मसल्स के, जबकि आपके जो स्केलेटल मसल्स फाइबर्स हैं उनकी लेंथ बड़ी होगी। कार्डिक मसल्स के अंदर ब्रांचिंग सिस्टम है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं थ्रू द इंटरकलेटेड डिस्क्स, जबकि जो आपके स्केलेटल मसल्स हैं उनके अंदर ये नहीं है। न्यूक्लियाई जो है वो हार्ट मसल्स सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं, स्केलेटल मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू एंडोमाइजियम है, स्केलेटल मसल के अंदर हमारे पास एपीमाइजियम, पेरीमाइजियम और एंडोमाइजियम है। फंक्शनल कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो जो आपके स्केलेटल मसल्स हैं वो एरोबिक एंड एनएरोबिक दोनों करते हैं, जबकि प्राइमरीली हार्ट मसल्स एरोबिक मैकेनिज्म के थ्रू रेस्पायर करते हैं या रेस्पायरेशन करते हैं। अच्छा, कैल्शियम स्टोरेज जो है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम है इन केस ऑफ हार्ट मसल्स, जबकि स्केलेटल मसल के अंदर सिर्फ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। हार्ट मसल्स इनवॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं और स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कार्डियक साइकिल की। कार्डियक साइकिल जो है वो आपका रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। कॉन्ट्रैक्शन फेज को हम सिस्टोल भी बोलते हैं और रिलैक्सेशन फेज को हम डायस्टोल भी बोलते हैं। तो फिर ये सिर्फ हमने जनरल बात किया, कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल बोलेंगे, रिलैक्सेशन को डायस्टोल बोलेंगे। जब आर्ट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आर्टीरियल सिस्टोल हो जाएगा और एट्रियल सिस्टोल हो जाएगा, और अगर एट्रिया रिलैक्स करेंगे तो एट्रियल डायस्टोल हो जाएगा। इसी तरह से वेंट्रिकल्स की बात करेंगे तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो आपकी वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाएगी, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल क्या है कि वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे। Right and left atria contract together, which empties the arterial blood into the ventricles. Approximately 0.1 second after the arterial contraction, the ventricular contract and deliver the blood in both the systemic and pulmonary circulation.
ये हमारे पास था कार्डियक साइकिल, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि रेस्ट के ऊपर जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ ऑफ द वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग द सिस्टोल ejects about 2/3 of the blood out of the ventricles, leaving 1/3 in the ventricles। कि रेस्ट के ऊपर जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपकी जो इनकी कॉन्ट्रैक्शन के रिज़ल्ट में ब्लड का पंप है आउट ऑफ द वेंट्रिकल्स वो 2/3 होता है, जबकि रिमेनिंग 1/3 वेंट्रिकल्स के अंदर ही रहता है। उसके बाद वेंट्रिकल्स रिलैक्सेशन की फेज़ में जाएंगे, जिसमें आपके वेंट्रिकल्स जो हैं वो दोबारा से फिल किए जाएंगे बाय द ब्लड, और उसको हम डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोलेंगे। एक एवरेज हेल्दी हार्ट जो है वो 75 टाइम्स बीट करता है इन 1 मिनट। इसका मतलब यह है कि टोटल कार्डिक साइकिल जो है वो 0.8 सेकेंड का लेंथ का होता है, यानी 0.8 सेकेंड के अंदर एक कार्डिक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो फिर 0.5 सेकेंड स्पेंड किए जाते हैं इन द डायस्टोल एंड रिमेनिंग 0.3 सेकेंड इन द सिस्टोल। अगर हार्ट रेट ये रेस्टिंग के ऊपर था कि 0.8 सेकेंड के अंदर एक कार्डिक साइकिल कंप्लीट किया जाता है, इस 0.8 में से 0.5 इंटू डायस्टोल, जबकि 0.3 इंटू सिस्टोल। अगर हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा तो ये 75 बीट्स पर मिनट जो हैं वो इंक्रीज़ कर सकती हैं टू 180 बीट्स पर मिनट हैवी एक्सरसाइज के दौरान। इस तरह से आपका जो एक साइकिल है वो फर्दर रिड्यूस हो जाएगा फ्रॉम 0.8 सेकेंड। ये जो इंक्रीज़ है ये जो डिक्रीज़ है इन द टाइम पीरियड ऑफ 1 कार्डिक साइकिल, ये ग्रेटरी रिड्यूस होता है इन द डायस्टोल और सिस्टोल के अंदर लेस अफेक्टेड होता है। उसके बाद हमने पढ़नी है प्रेशर चेंजेस ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। हमने ये देखा है कि जब कार्डियक साइकिल हो रहा होता है तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। जब एट्रिया रिलैक्स करते हैं तो ब्लड फ्लोज इनटू देम फ्रॉम द वीनस सर्कुलेशन। जब एट्रिया रिलैक्स करते हैं तो ब्लड जो है वो एट्रिया के अंदर आ रहा होता है। जब एट्रिया के अंदर ब्लड आ रहा होता है तो प्रेशर जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा होता है। Approximately 70% of the blood entering the atria during the diastole flows directly into the ventricles through the atrioventricular valves before the atria contract। एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन से पहले 70% ब्लड जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में आ जाता है, तो जो रिमेनिंग 30% ब्लड है उसको कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जो है वो पंप किया जाता है। सो इसी तरह से जिस तरह से वेंट्रिकल्स जो है वो शुरू में उनका प्रेशर डिक्रीज़ होगा जब वो फिल कर रहे होंगे, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकुलर प्रेशर स्लाइटली इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को पंप करेंगे फ्रॉम वेंट्रिकल्स इनटू द आर्टरीज, तो फिर वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। इस फिलिंग एंड एम्पटिंग के रिज़ल्ट में हार्ट की साउंड्स जो हैं वो इंड्यूस होती हैं, जिसको हम लब डब साउंड बोलते हैं। जो फर्स्ट साउंड है वो अपीयर होती है बाय द क्लोजिंग ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, जबकि जो क्लोजिंग ऑफ द एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व्स के रिज़ल्ट में साउंड आती है वो सेकेंड हार्ट साउंड आती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर में सबसे पहले हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करेंगे। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एडल्ट मेल है वो 120/80 है, जबकि एडल्ट फीमेल्स का 110/70 है। इसको हम मिलीमीटर ऑफ मर्करी में जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। इसमें से जो लोअर नंबर है यानी 80 वाला या 70 वाला जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। ये वो प्रेशर है जो जनरेट किया जाता है जब ब्लड इजेक्ट किया जाता है फ्रॉम द हार्ट ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके रिज़ल्ट में जो प्रेशर आता है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन डायस्टोल द आर्टीरियल ब्लड प्रेशर डिक्रीजेज एंड रिप्रेजेंट्स द डायस्टोल सिस्टोलिक आपका ज़्यादा वाला प्रेशर है जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो आपका वो वाला प्रेशर है जो इंक्रीज नंबर है, यानी 110 या 120 वाला है जब आपके
जब आपके वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे होते हैं उस टाइम पे जो प्रेशर आता है उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का जो डिफरेंस है उसको हम पल्स प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर को हम स्फिग्मोमैनोमीटर के थ्रू जो है वो मेजर कर सकते हैं। एक एवरेज प्रेशर जो आता है ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल उसको हम मीन आर्टीरियल प्रेशर बोलते हैं। इसको हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? मीन आर्टीरियल प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 0.33 मल्टीप्लाइड बाय पल्स प्रेशर। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ब्लड प्रेशर ऑफ 120 बाय 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इसको हम इससे हम मीन आर्टीरियल प्रेशर निकालेंगे। इसमें 120 बाई 80 में हमारे पास जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो हमारे पास क्या है 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 है। सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन से आ रहा है, डायस्टोलिक रिलैक्सेशन से आ रहा है वेंट्रिकल्स की। सो 120 बाई 80 में से हमने डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लिया 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इसमें जो है वो हमने कौन सा फिगर ऐड करना है 0.33 को मल्टीप्लाई करना है विद द पल्स प्रेशर। और पल्स प्रेशर हमने देखा था कि हमारे पास सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का डिफरेंस जो है वो हमारे पास पल्स प्रेशर कहलाता है। सो 120 माइनस 80 जो है वो 13 बन जाएगा। 80 में 13 ऐड करेंगे तो 93 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आ जाएगा। दिस इज़ द मीन आर्टीरियल प्रेशर। मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो हम क्योंकि हमने भी देखा कि रेस्ट के ऊपर और एक्सरसाइज के ऊपर ये जो आपके आर्टीरियल प्रेशर्स हैं ये डिफरेंट हो जाते हैं और आपका जो कार्डियक साइकिल है वो भी रिड्यूस हो जाता है। 0.8 सेकेंड से कम हो जाता है। इस वजह से हम एक्यूरेटली इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए नहीं कर सकते, हमें जो है उसको अकॉर्डिंगली फिर इस इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि हमने पढ़ा था कि रेस्ट के टाइम पर सिस्टोल जो है वो 33% ऑफ द टोटल कार्डिक आउटपुट कंसिस्ट करता है, जबकि ड्यूरिंग मैक्सिमल एक्सरसाइज जो आपका सिस्टोल है वो 66% ऑफ टोटल कार्डिक साइकिल को कंसिस्ट करता है। इस तरह से हमने कहा कि रेस्ट के ऊपर 33% जबकि एक्सरसाइज के टाइम पर 66% जो है वो साइकिल का कंसिस्ट किया जाता है बाय द सिस्टोल। अब हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन जो है वो हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। ठीक है, इसको हम क्लासीफाई करते हैं कि 140 बाई 90 से ऊपर का जो प्रेशर होता है उसको हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कह देते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशंस हैं, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन वो हाइपरटेंशन है जो कि प्राइमरी कॉज है, जिसमें आपका विदाउट एनी अदर मेटाबॉलिक या विदाउट एनी अदर मेडिकल कंडीशन आपका हाइपरटेंशन इंड्यूस होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो हाइपरटेंशन है जो किसी और मेडिकल कंडीशन के साथ एसोसिएटेड होता है, किसी और बीमारी की वजह से आपको हाइपरटेंशन आ रहा होता है, तो सच टाइप ऑफ हाइपरटेंशन है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो है वो लीडिंग कॉज है आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स की वजह से, मतलब हाइपरटेंशन की वजह से आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स आ सकती हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन जो है वो इंक्रीज़ कर देता है वर्क लोड को ऑन द लेफ़्ट वेंट्रिकल्स। अब जब लेफ़्ट वेंट्रिकल्स के ऊपर लोड बढ़ गया है तो इस इंक्रीज्ड लोड के डिमांड में आपके जो वेंट्रिकुलर मसल्स होंगे, लेफ़्ट वेंट्रिकल के जो मसल्स होंगे वो हाइपरट्रॉफी में चले जाएंगे, उनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसको हम लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। अर्ली फेज़ में ये आपके हाइपरट्रॉफी कहलाएगी, आपके कार्डिक मसल का मैस बढ़ जाएगा जिसके रिज़ल्ट में पंपिंग एक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होता रहता है तो ये हाइपरट्रॉफी जो है आपके कार्डिक मसल के फाइबर्स की फंक्शनैलिटी को रिड्यूस कर देते हैं। सो इट रिजल्ट्स इन डिमिनिश्ड पंपिंग कैपेसिटी ऑफ द हार्ट विच कैन लीड टू द हार्ट फेलियर। हाइपरटेंशन जो है इसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस एंड हार्ट अटैक की डेवलपमेंट की तरफ एक इंक्रीज्ड रिस्क फैक्टर है। यानी हाइपरटेंशन एक रिस्क फैक्टर है जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और आपकी हार्ट अटैक की डिजीज़ के चांसेस को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा किडनी डैमेज बढ़ा देता है और स्ट्रोक का चांस जो है, ये स्ट्रोक के लिए भी ये रिस्क फैक्टर के तौर पे काम करते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आपको सब बातें समझ आ गई होंगी। जो बात नहीं समझ आई वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।